अभी हम पढ़ेंगे कोरियन वायरलेस सैम्पलिंग CVS। कोरियोनिक वायरलेस सैम्पलिंग क्या है? ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें हम कोरियोनिक वायरलेस से सैंपल लेते हैं और हम उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं कि फीटस के अंदर कोई जेनेटिकल बीमारी तो नहीं है। अब कोरियोनिक वायरलेस क्या है? तो सबसे पहले हमें ये जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा होते हैं, तो सबको पता है। तो ये जो यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा होते हैं, उस प्लेसेंटा के दो पोल होते हैं। एक वो पोल जो यूट्राइन वायल की तरफ है, इसको हम कहते हैं बेजल प्लेट और बेजल पोल, और एक वो पोल जो कि फीटस की तरफ है, इस पोल को हम कहते हैं, ये वाला जो पोल है, ये वाले साइड, इसको हम कहते हैं कोरियोनिक प्लेट। अब प्लेसेंटा के अंदर स्पाइरल आर्टरीज होती है, साथ में प्लेसेंटा के अंदर कोरियोनिक वेलस होते हैं। एक विलाई किस्म की बनी होती है जिसको हम कोरियोनिक वेलस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्लेसेंटा है और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जिसमें अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरीज होती है। तो ये जो अम्बिलिकल वेन है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस से प्लेसेंटा की तरफ लेके आती है। तो ये इधर विलाई बनाती है जिसको हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। इस कोरियोनिक विलाई के अंदर क्या होता है, इसमें जो फीटस का वेस्ट प्रोडक्ट है वो इस कोरियोनिक विलाई के अंदर होता है। तो हम कोरियोनिक वायरस सैम्पलिंग में क्या कहते हैं, ये जो कोरियोनिक वायरस है यहाँ से सैंपल लेते हैं और उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं जेनेटिकली, क्योंकि इसके अंदर जब फीटस का वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो इस ज़ाहिर बात है इसके अंदर फीटस का DNA और जेनेटिक मटेरियल भी होगा। तो हम इससे सैंपल लेते हैं और उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कोरियोनिक वायरस सैम्पलिंग। ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। इन्वेसिव का मतलब है कि इसमें हमने कैथेटर को पास करना होता है ट्रांस एब्डोमेन के जरिए या ट्रांस सर्विकल। तो ये हमारे पास दो मेथड है CVS के। ये अवेलेबल है, ये टेस्ट हमें गेस्टेशनल एज 10 to 12 वीक्स में, अगर गेस्टेशनल एज है तो हम कोरियोनिक वायरलेस सैम्पलिंग्स कर सकते हैं। ट्रांस सर्विकल और ट्रांस एब्डोमिनल एस्पायरेशन ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू। ये जो प्लेसेंटा का टिश्यू हम लेते हैं, ये दो तरीक़ों से लेते हैं, या तो ट्रांस सर्विकल लेते हैं और या ट्रांस एब्डोमिनल लेते हैं। ये दो प्रोसीजर है। जेनेटिकली डायग्नोस्टिक है, हम जेनेटिकल बीमारियों को डायग्नोस कर सकते हैं। अवेलेबल एट एन अर्लियर गेस्टेशनल एज। ये जो इम्यूनोसेंटेंस है ये 15 to 20 वीक्स में अवेलेबल है, लेकिन ये जो CVS है ये अर्ली गेस्टेशनल एज 10 to 12 वीक्स में अवेलेबल है। इसके जो डिसएडवांटेज या कॉम्प्लिकेशन है, इसमें सबसे पहले है हाई चांस ऑफ मिसकैरेज। इसमें मिसकैरेज का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम CVS करते हैं कोरियोनिक वायरस सैम्पलिंग्स 9 वीक से पहले, तो इसमें जो फीटस बन रहा है उसमें लिम्स डिफेक्ट्स होंगे, इसके हाथ पैर में मसले होंगे, लिम्स एबनॉर्मलिटीज़ के साथ ये बच्चा पैदा होगा। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। इसका जो तीसरा कॉम्प्लिकेशन है, कैन नॉट डिटेक्ट ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जो ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जिसमें एनेंसेफेली है और स्पाइना बाइफिडा है, तो हम CVS के जरिए स्पाइना बाइफिडा और एनेंसेफेली डायग्नोज नहीं कर सकते। तो ये अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन है, ऐसी कोई सिनेरियो है कि चांस है कि बच्चे का ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मसला होगा, तो हमारे पास अगर ऑप्शन में CVS है तो हम इसको चूज़ नहीं करेंगे कि ये कैन नॉट डिटेक्ट ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। अब ये जो प्रोसीजर है, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है और ये ट्रांस सर्विकल कैथेटर हम इसके अंदर डालते हैं। और यहाँ से कोरियोनिक जो विलस है प्लेसेंटा का, यहाँ से हम टिश्यू लेते हैं और इसको हम लेबोरेटरी में चेक करते हैं। और ये हम करते हैं अल्ट्रासाउंड, अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। हम पहले अल्ट्रासाउंड के जरिए प्लेसेंटा मालूम करते हैं कि प्लेसेंटा यूट्राइन के कौन सी वाल पे है, इंटीरियर है, पोस्टीरियर है। इसके बाद हम फिर ये कैथेटर अंदर डालते हैं और इसको हम यहाँ से कोरियोनिक वायरस से हम टिश्यू लेते हैं और इसको हम डायग्नोस करते हैं, लेबोरेटरी में हम इसको चेक करते हैं। तो ये ट्रांस सर्विकल मेथड है। ट्रांस एब्डोमिनल दूसरा मेथड जो है, इसमें क्या होता है, ट्रांस एब्डोमिनल में हम यहाँ से डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड के साथ हम इधर से सिरिंज डालते हैं, एक कैथेटर डालते हैं और हम यहाँ से ट्रांस एब्डोमिनल वाल के थ्रू यहाँ से टिश्यू लेते हैं और इसको हम चेक करते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रांस एब्डोमिनल। सो दो मेथड है कोरियोनिक वायरलेस सैम्पलिंग। सैंपल लेने के हमारे पास दो मेथड है, एक है ट्रांस सर्विकल जो इस पिक्चर में है, ट्रांस सर्विकल, सर्विक्स कहते हैं, ये जो यूट्रस का पार्ट है विजाइन और यूट्रस के दरमियान, ट्रांस सर्विकल। और दूसरा है ट्रांस एब्डोमिनल जो कि एब्डोमिनल वाल के होते हैं, कि एब्डोमिनल वाल के थ्रू हम प्लेसेंटा के टिश्यू तक पहुँचना करते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रांस एब्डोमिनल। तो ये दो मेथड है, ट्रांस एब्डोमिनल एंड ट्रांस सर्विकल। तीसरा जो हमारे पास प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट है, तो उनमें हमारे पास तीसरा है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में हम क्या कहते हैं, इसमें हम एमनियोटिक जो केविटी है ना, एमनियोटिक केविटी से हम फ्लूइड लेते हैं और इसको लेबोरेटरी में चेक करते हैं। तो हम इसको कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। अब ये होता किस तरह है, ये हमारे पास है यूट्रस, ये इसके अंदर होता है प्लेसेंटा, ये इसके अंदर होता है ये फीटस,
और ये फीटस और ये प्लेसेंटल के इर्द गिर्द ये जो कैविटी होती है इसको हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं एमनियोटिक मेम्ब्रेन। तो एमनियोटिक एमनियोसिंथेसिस ये जो प्रोसेस है इसमें हम एब्डोमेन के जरिए ट्रांस एब्डोमिनल हम एक कैथेटर और एक इंजेक्शन इधर डालते हैं। ये जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है इसको रप्चर करते हैं, उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं इससे सैंपल लेते हैं और इसको लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं एमनियोसिंथेसिस। अब एमनियोसिंथेसिस हम कब करते हैं, एमनियोसिंथेसिस के इंडिकेशंस क्या है। तो वुमेन ग्रेटर देन 35 ईयर ऑफ एज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जो भी वुमेन जिनकी एज 35 से ज़्यादा है तो इनके हम एमनियोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि इनमें जो सिंड्रोम्स है, जो ट्राइसोमी सिंड्रोम है, जो भी सिंड्रोम्स है, इनके चांसेस अगर 35 एज से वुमेन की उम्र ज़्यादा है तो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम एमनियोसिंथेसिस करते हैं। अगर हमने पहले न्यूक्लियर ट्रांसलुकेंसी वाला जो टेस्ट किया है, जो हमने पहले पढ़ा है, या हमने जो क्वार्ट्ज स्क्रीन का जो टेस्ट है जिसमें 4 टेस्ट है, अगर ये एबनॉर्मल है या न्यूक्लियर ट्रांसलुकेंसी एबनॉर्मल है या और ऐसी कोई टेस्ट हमने की है जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया वो एबनॉर्मल नज़र आ रहा है, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, एमनियोसिंथेसिस करेंगे। तो इंडिकेशन नंबर 1 ग्रेटर देन 35 ईयर ऑफ एज, इंडिकेशन नंबर 2 इफ देयर इज एनी एबनॉर्मल टेस्ट लाइक क्वार्ट्ज स्क्रीनिंग, न्यूक्लियर ट्रांसलुकेंसी और एबनॉर्मल नॉन इन्वेजिव टेस्ट। तीसरा जो इंडिकेशन है हम करते हैं RH सेंसिटाइज प्रेगनेंसी टू ऑब्टेन फीटल ब्लड टाइप और टू डिटेक्ट फीटल हेमोलिसिस। RH सेंसिटाइज प्रेगनेंसी क्या है, ये जो पहली प्रेगनेंसी होती है, पहली प्रेगनेंसी, इसमें अगर फीटस है RH पॉजिटिव इसका ब्लड ग्रुप है और मदर का RH नेगेटिव है, तो ये जो फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है ये डिलीवरी के दौरान कुछ इसका जो ब्लड है वो मदर के ब्लड के साथ मिलता है, जिसकी वजह से मैटरनल एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं इस RH पॉजिटिव एंटीजन के खिलाफ। तो ये जो मदर है इसको हम कहते हैं RH सेंसिटाइज। ये पहली प्रेगनेंसी की बात है। अब जब दूसरी प्रेगनेंसी होगी और दूसरा बच्चा RH पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, ये मदर ऑलरेडी RH एंटीजन के खिलाफ सेंसिटाइज है, इसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, तो ये जो दूसरा बच्चा RH पॉजिटिव आएगा तो ये एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा और जाके फीटल का जो टिश्यू है जिसमें RH पॉजिटिव एंटीजन मौजूद है उसके खिलाफ रिएक्शन करेगा और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा हेमोलिसिस। ये जो RBC है उसका ब्रेकडाउन होगी और एक सीवियर किस्म की हेमोलिसिस होगी। तो RH सेंसिटाइज प्रेगनेंसी टू ऑब्टेन फीटल ब्लड टाइप और टू डिटेक्ट फीटल हेमोलिसिस, तो इससे हमें फीटल हेमोलिसिस और फीटल ब्लड टाइप का पता चलता है। तो ये भी इसकी एक इंडिकेशन है, RH सेंसिटाइज प्रेगनेंसी। एवेल्युएशन ऑफ फीटल लंग मैच्योरिटी, अगर हमने फीटस की जो लंग है अगर हमने देखना है कि ये मैच्योर है या नहीं है, तो अगर मैच्योर नहीं है तो इसके बाद हम पोस्टनेटल मतलब डिलीवरी के बाद हम इसके लिए जो रेस्पिरेटरी जो रिसस्किटेशन है उसके बंदोबस्त हम पहले से करते हैं। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि लंग मैच्योर है कि नहीं है, तो ये भी हम एमनियोसिंथेसिस के जरिए फाइंड आउट करते हैं। तो एमनियोसिंथेसिस में हम दो चीज़ें, या तो फोस्फेटिडाइल ग्लाइसरोल देखते हैं, अगर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फोस्फेटिडाइल ग्लाइसरोल मौजूद है तो इसका मतलब है कि लंग्स मैच्योर है। और अगर दूसरे तरीके से हमने चेक करना है, ये एक कंपाउंड है लिसिथीन और ये है स्पिंजोमाइलिन, अगर लिसिथीन टू स्पिंजोमाइलिन रेशो ग्रेटर देन 2.5 है तो इसका मतलब है कि लंग्स मैच्योर है। तो हम दो चीज़ें एमनियोटिक फ्लूइड में लंग मैच्योरिटी के लिए चेक करते हैं, लिसिटीन टू स्पिंजोमाइलिन रेशो इक्वल टू और ग्रेटर देन 2.5 और इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फोस्फेटिडाइल ग्लाइसरोल, सो दिस टू कंडीशन इंडिकेट्स दैट द फीटस लंग्स आर मैच्योर। हमारे पास एक और कंडीशन है जो इधर नहीं दिया हुआ है, उसको हम कहते हैं कोडोसिंथेसिस। जिस तरह एमनियोसिंथेसिस है वो है कोडोसिंथेसिस। कोडोसिंथेसिस में क्या होता है, ये जो फीटस है और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसमें अम्बिलिकल आर्टरीज और अम्बिलिकल वेन होती है। तो हम कोडोसिंथेसिस में डायरेक्ट अम्बिलिकल कॉर्ड से सैंपल लेते हैं, ब्लड लेते हैं और इसको हम टेस्ट करते हैं, मतलब फीटल ब्लड टाइप मालूम करने के या फीटल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो चेक करने के लिए हम डायरेक्ट अम्बिलिकल कॉर्ड से जो सैंपल लेते हैं उसको हम कहते हैं कोडोसिंथेसिस। लेकिन ये हम इसलिए प्रेफर नहीं करते कि इसमें मिसकैरिएज जो कि स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है, मिसकैरिएज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम कोडोसिंथेसिस। अब हमारे पास एमनियोसिंथेसिस जो है उसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, कब हम एमनियोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये जो अवेलेबल है, ये अवेलेबल है 15 to 20 वीक्स गेस्टेशनल एज। सबसे पहले जो अवेलेबल होते हैं वो सेल फ्री फीटल डीएनए होते हैं, इसके बाद CVS हम कर सकते हैं। लेटर गेस्टेशनल एज में हम एमनियोसिंथेसिस करते हैं, इसमें हम ट्रांस एब्डोमिनल एस्पायरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड यूजिंग अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल, हम एब्डोमिनल के जरिए अल्ट्रासाउंड की मदद से एमनियोटिक कैविटी तक पहुँचते हैं, उधर से एमनियोटिक फ्लूइड एज अ सैंपल लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। क्यों टेस्ट करते हैं, टू डायग्नोज जेनेटिकल डिसऑर्डर, जेनेटिकली या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, अगर हम ये जो एमनियोटिक कैविटी है इसको रप्चर करेंगे और यहाँ से फ्लूइड लेंगे तो इसको
फ्री इसको हम एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन है इसको हम कट लगाते हैं, तो इस कट से हमारे पास प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मेम्ब्रेन कम्प्लीटली रप्चर होता है और ये एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आता है, जिसकी वजह से प्रीटर्म डिलीवरी या मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम इसका जो पहला कॉम्प्लिकेशन है वो प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कोरियोइम्नियोनाइटिस। ये जो कोरियोन है, कोरियोनिक प्लेट, जैसे हमने पहले बताया कि प्लेसेंटा के दो पार्ट है, एक बेसल प्लेट जो यूट्रस की तरफ होता है और एक वो पार्ट जो कि एम्बिलिकल कार्ड और फीटस की तरफ होते हैं। तो प्लेसेंटा के इस पार्ट को हम कहते हैं कोरियोन। तो ये जो एमनियोटिक केविटी है और ये जो कोरियोन है, इसके इंफ्लेमेशन को हम कहते हैं कोरियोइम्नियोनाइटिस एंड फीटल हेमोरेजेस। तो फीटल हेमोरेज, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड कोरियोइम्नियोनाइटिस, दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एमनियोसेंटेसिस। हमारे पास एक और भी टेस्ट होता है सेल फ्री फीटल डीएनए। सेल फ्री फीटल डीएनए क्या है? ये जो मैटरनल सीरम है इसमें जो फीटस का जो डीएनए है उसको हम आइसोलेट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेल फ्री फीटल डीएनए। ये इन्वेसिव में नॉन इन्वेसिव मेथड है। मदर के लिए तो इन्वेसिव है, लेकिन फीटस के लिए ये नॉन इन्वेसिव। मदर के लिए क्यों इन्वेसिव? क्योंकि हम फ्लीबोट में करेंगे, मदर के वेन से हमने ये सैंपल्स लेने हैं, तो मदर के लिए इन्वेसिव है, फीटस के लिए नॉन इन्वेसिव है। डिसएडवांटेज क्या है? मे बी लिमिटेड बिकॉज लो कंसंट्रेशन ऑफ फीटल डीएनए इन मैटरनल सर्कुलेशन। बहुत ज़्यादा कम मिकदार में जो फीटल डीएनए है या जो फीटल का जो ब्लड है, जिस तरह मैटरनल सीरम अल्फा-फीटोप्रोटीन हो गया या फीटल का जो थोड़ा बहुत ब्लड मैटरनल के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो इसके जो डीएनए का मिकदार है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसलिए ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। अब जो हमारा दूसरा प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में से दूसरा मेथड है वो है न्यूकल ट्रांसलुकेंसी। न्यूकल ट्रांसलुकेंसी क्या है? सबसे पहले ये जो फीटस है, ये इसका सेपेलिक है। ये जो ऑक्सीपिटल बोन है, इसके नीचे से लेकर आउटर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटस से लेकर जो आउटर पार्ट ऑफ स्किन है, ये जो स्किन का फोल्ड है इसको हम कहते हैं न्यूकल फोल्ड। सो न्यूकल ट्रांसलुकेंसी में हम क्या करें? न्यूकल ट्रांसलुकेंसी में है न्यूकल फोल्ड की थिकनेस को हम फाइंड करते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी है। इस थिकनेस से हमें दो बीमारियों का पता चलता है, या तो डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 18 एडवर्ड सिंड्रोम। हमें किससे पता चलता है? न्यूकल ट्रांसलुकेंसी से। अब न्यूकल फोल्ड हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं? अभी आपको होता है कि ये ऑक्सीपिट का आउटर पार्ट है, ये ऑक्सीपिटल बोन का आउटर पार्ट है और ये इसके ऊपर स्किन है। तो ऑक्सीपिटल बोन के आउटर पार्ट से लेके स्किन के आउटर पार्ट तक ये जो थिकनेस है इसको हम न्यूकल फोल्ड कहते हैं, न्यूकल फोल्ड थिकनेस। और न्यूकल ट्रांसलुकेंसी में अल्ट्रासाउंड के जरिए, अल्ट्रासाउंड डिपेंडेंट प्राइस है, तो अल्ट्रासाउंड के जरिए हम न्यूकल फोल्ड की थिकनेस फाइंड करते हैं, जिसके बाद हमें या तो डाउन सिंड्रोम और या ट्राइसोमी 18 का पता चलता है। अगर हमने पहले क्वाड स्क्रीनिंग की है, क्वाड स्क्रीनिंग हमने ऑलरेडी की है, और न्यूकल ट्रांसलुकेंसी में ये जो न्यूकल फोल्ड है इसकी थिकनेस ज़्यादा है 3.5 से, और हमारे पास जो क्वाड स्क्रीनिंग में पूरे के पूरे जो 4 टेस्ट है वो 4 की वैल्यू डिक्रीज है। तो इसका मतलब है कि ये 18 ट्राइसोमी है, एडवर्ड सिंड्रोम है। अगर 2 इंक्रीज और 2 डिक्रीज है तो ये डाउन सिंड्रोम है। इसके एडवांटेजेस क्या है? स्क्रीन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन ग्रेटर देन 35 ईयर्स। और जितने भी वुमेन 35 ईयर एज से, उसकी उम्र ज़्यादा है 35 ईयर से, तो इनमें डाउन सिंड्रोम और ट्राइसोमी, ये जितने भी ट्राइसोमी है 21 हो गया, 18 हो गया, 13, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एज अ स्क्रीनिंग हम लेते हैं, हम एज अ स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड करते हैं, इसमें न्यूकल ट्रांसलुकेंसी चेक करते हैं कि ये बच्चा डाउन सिंड्रोम का तो नहीं है या ट्राइसोमी 18 का तो नहीं है। अवेलेबल अर्लियर देन कोरियोनिक वायरस सैम्पलिंग एंड लेस इन्वेसिव देन कोरियोनिक वायरस सैम्पलिंग। कोरियोनिक वायरस सैम्पलिंग में हम एक इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं, जिसमें एक इंजेक्शन के जरिए, कैथेटर के जरिए हम कोरियोनिक प्लेट जो है उससे सैंपल लेते हैं। लेकिन इसमें इस तरह कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है, जस्ट सिंपल अल्ट्रासाउंड से हम ये फाइंड आउट करते हैं। इसके वैल्यूज हम किस तरह, अगर 3.5 मिलीमीटर से थिकनेस ज़्यादा है तो ये एबनॉर्मल है, अगर लेस देन 3.5 मिलीमीटर थिकनेस है इस न्यूकल फोल्ड की तो ये नॉर्मल।